नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए साथियों प्रत्येक दिन ये हम लोग हिंदी की क्लास करते हैं। हिंदी की साथियों ये 30 नंबर की क्लास है जिसमें लगभग हम लोगों ने काफ़ी टॉपिकों को समाप्त कर लिया है। अभी 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं छोटे मोटे, उन सभी टॉपिकों को हम लोग पढ़ लेंगे। एक एक दिन का टॉपिक बचा है। लगभग हम लोगों का 80 से 90% सिलेबस हिंदी का समाप्त हो चुका है। ठीक साथियों, हिंदी में हम लोग रस को पढ़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आप लोगों की हिंदी की क्लास इतनी हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट, किसके लिए, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट तीनों के सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद, तीनों के सिलेबस को एक साथ एनालिसिस करने के बाद देखा गया साथियों कि कौन से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों आप लोगों को कंबाइंड बैच, एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। उसके अंतर्गत साथियों आप लोगों को प्रत्येक दिन एक क्लास आप लोगों को सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है। उसमें भी लगभग 80 से 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। और साथियों दूसरी क्लास आप लोगों को दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है। ठीक साथियों, जिसमें भी लगभग ये क्लास होती है। लगभग 80 से 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जाती है। 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की। ठीक साथियों, उसमें भी बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ थ्योरी को पढ़ाई जाने का काम किया जा रहा है, सीधे इन्हीं तीनों के एग्जाम को टारगेट करते हुए कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को पुटअप करता है, किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आपको प्रत्येक दिन 3 क्लासें यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए दी जाती हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप लोग और भी कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सुबह 9 बजे के आसपास साथियों एक क्लास आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ, एक्सप्लेन के साथ करंट अफेयर की क्लास दी जाती है। किसकी? करंट अफेयर की क्लास दी जाती है साथियों, जिसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी बीडीओ हो, यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्जाम हो या और अदर स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम मतलब होते हैं साथियों, उन सभी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जहां से जो कि साथियों हमारे क्लास से लगभग पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं। ठीक, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं प्रत्येक दिन। ये छोटी सी जानकारी थी साथियों। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हिंदी में साथियों हम लोग रस को पढ़ने का काम कर रहे थे। किसे? रस को पढ़ रहे थे साथियों हम लोग। पिछले 2-4 दिनों से आप लोगों की रेगुलर हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही थी। बाकी क्लासें तो जा रही थी आपके पास, लेकिन हिंदी की रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारणवश क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोग रस को शुरू कर दिए हैं। रस को हम लोग पढ़ चुके हैं। रस की लगभग 1 क्लास हुई है, जिसमें हर रस के बारे में हम लोगों ने जाना कि रस क्या होता है। रस की चीज़ों के बारे में साथियों विभिन्न चीज़ें हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ साथियों हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रस के 4 भेद होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं साथियों। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, साथ ही साथ अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 भेद होते हैं, जिसमें हम लोग साथियों 2 भेदों को अच्छे से पढ़ लिए थे। 2 भेदों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ। कौन कौन से? अस्थाई भाव को और विभाव को, इन 2 को पढ़ लिए थे साथियों। आज हम लोग तीसरे अंग को, रस के तीसरे अंग को, जिसे अभिभाव बोलते हैं, क्या बोलते, सॉरी अनुभाव बोलते हैं, जिसे अनुभाव बोलते हैं साथियों, इसे हम लोग आज की क्लास में पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, रस का तीसरा भेद अनुभाव क्या होता है साथियों, इसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे। साथियों लिखेंगे, इसमें छोटी सी लाइन हम लोग लिखेंगे कि अनुभाव क्या होता है। तो लिखिए, आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा, आलंबन और उद्दीपन आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा जागृत शारीरिक व मानसिक
शारीरिक व मानसिक आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा जागृत शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। चेष्टा मतलब इच्छा। चेष्टाएं क्या कहलाती हैं साथियों? अनुभव कहलाती हैं। अनुभव कहलाती हैं। ठीक साथियों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के हृदय में, आगे लिखिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के हृदय में इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के हृदय में जागृत भावों का बोध होता है। जागृत भावों का बोध होता है। जागृत भावों का बोध होता है। आचार्यों ने अनुभव के साथियों 4 भेद बताए। सबसे पहले आप यह जानिए कि अनुभव क्या होता है। साथियों, आलंबन जो होता है, आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा जागृत शारीरिक व मानसिक, विभाव द्वारा जागृत शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। क्योंकि साथियों इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? इन्हीं आलंबन और उद्दीपन विभाव के द्वारा साथियों व्यक्ति के हृदय में जागृत भावों का बोध होता है कि व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है। व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है, इन्हीं के द्वारा साथियों बोध होता है। किसके? आलंबन और उद्दीपन के द्वारा बोध होता है। आगे लिखिएगा साथियों कि आचार्यों ने अनुभव के 4 भेद बताए। आचार्यों ने अनुभव के 4 भेद बताए। कौन कौन से साथियों? इसे भी हम लोग देखते हैं। पहला इन्होंने बताया साथियों कायिक अनुभव। दूसरा इन्होंने बताया मानसिक अनुभव। तीसरा इन्होंने बताया साथियों आहार्य अनुभव। और चौथा इन्होंने जो बताया वो क्या बताया साथियों? सात्विक अनुभव। आचार्यों ने साथियों अनुभव के 4 भेद बताए। कौन कौन से? कायिक अनुभव, दूसरा साथियों मानसिक अनुभव, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। ये 4 भेद बताए किसके? अनुभव के। ठीक, आचार्यों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों एक एक करके, इन सभी को पढ़ेंगे कि कायिक अनुभव क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि कायिक अनुभव क्या होता है। कायिक अनुभव के बारे में अगर बात करें साथियों तो अस्थायी भाव के उद्दीपन होने पर, लिखिएगा, अस्थायी भाव के उद्दीपन होने पर अस्थायी भाव के उद्दीपन होने पर व्यक्ति के शारीरिक अंगों की व्यक्ति के साथियों शारीरिक अंगों की स्वाभाविक चेष्टाएं कायिक अनुभव, जो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं साथियों वो कायिक अनुभव के अंतर्गत
कायिक अनुभव के अंतर्गत साथियों आती हैं। कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। साथियों, खुशी से आंखों में आंसू आ जाना। सबसे पहले यह जानिए कि साथियों अनुभव क्या होता है, ये आप जानें। अनुभव के कितने भेद होते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अनुभव, रस में अनुभव के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 4 भेद होते हैं। ठीक, या तो पूछेगा कि रस में अनुभव के निम्न में से कौन से भेद हैं, या निम्न में से कौन सा भेद नहीं है। कौन कौन सा? कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। अब हम लोग बात करेंगे कि कायिक अनुभव क्या होता है। क्या कायिक अनुभव क्या होता है? तो साथियों, अस्थाई भाव के उद्दीपन होने से, किसे? अस्थाई भाव के उद्दीपन होने पर व्यक्ति के शारीरिक अंगों की जो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, जो स्वाभाविक रूप से निश्चित होती हैं पहले से कि वो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, उन स्वाभाविक चेष्टाएं को साथियों क्या कहते हैं? कायिक अनुभव के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अगर कहा जाए तो बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे या मतलब ऐसे पुरुष होंगे या महिलाएं होंगी, जब बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं, तो वो हंसने लगते हैं तो उनके आंखों से क्या? आंसू आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। लज्जा से दृष्टि भी झुक जाती है। जैसे कभी कभी व्यक्ति जब शर्मिंदा हो जाता है तो नज़रों को स्वयं झुका लेता है या सिर को झुका लेता है। कभी कभी क्या होता है साथियों कि क्रोध से व्यक्ति का क्या होता है? मुँह लाल हो जाता है। क्रोध से मुँह लाल हो जाता है। या तो कभी कभी देखे होंगे आपके जो बुजुर्ग होते होंगे, जब वो क्रोधित होते होंगे तो उनका हाथ कांपने लगता होगा, कंपन करने लगता होगा। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं साथियों, ये किसके? कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? कायिक अनुभव के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक साथियों, आगे हम बात करेंगे मानसिक अनुभव क्या होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मानसिक अनुभव क्या होता है। मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव की अगर बात करें साथियों तो लिखिए, अंतःकरण की भावना के अनुकूल, अंतःकरण के भावना के अनुकूल, अंतःकरण के भावना के अनुकूल मन में हर्ष विषाद आदि के, मन में हर्ष विषाद आदि के, हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव कहते हैं। मानसिक अनुभव किसे कहते हैं साथियों? अंतःकरण की भावना के अनुकूल, अंतःकरण की भावना के अनुकूल साथियों मन में हर्ष विषाद, हर्ष मतलब प्रफुल्लित होना, विषाद मतलब दुख आदि का जो उद्दीपन होता है, इसी को क्या कहते हैं? मानसिक अनुभव कहते हैं। मतलब मेंटली रूप से, दिमागी रूप से साथियों इसी को कहा गया अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष हो अर्थात खुशी हो, विषाद का मतलब दुख हो, ये आदि का जो उद्वेलन होता है साथियों, इसी को मानसिक अनुभव कहने का काम करते हैं। ठीक साथियों, आगे हम जानेंगे कि आहार्य अनुभव क्या होता है। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे कि आहार्य अनुभव क्या होता है। आहार्य अनुभव क्या होता है? आहार्य अनुभव की बात करें साथियों तो इसमें लिखिए, वेशभूषा आदि से जो भाव, वेशभूषा आदि से जो भाव, वेशभूषा आदि से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, वेशभूषा आदि से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं,
उसी को क्या कहते हैं साथियों? आहार्य अनुभाव कहते हैं। उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। वेशभूषा के माध्यम से, किसके माध्यम से? वेशभूषा के माध्यम से, पहनावे ओढ़ावे के माध्यम से, साज सज्जा के माध्यम से साथियों, आदि के माध्यम से साथियों जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, जो भाव सामने वाले के मन में जागृत किए जाते हैं या व्यक्त किए जाते हैं, उसी को आहार्य अनुभव कहते हैं। उसी को आहार, जैसे कि अगर बात करें तो किसी भाव विशेष के लिए कृत्रिम वेशभूषा धारण करना है। किसी भाव विशेष के लिए क्या? कृत्रिम वेशभूषा धारण करना, मतलब अपने से बनाई गई वेशभूषा। ठीक, अगली हम बात करेंगे साथियों सात्विक अनुभाव। अनुभाव का जो अंतिम भेद है, सात्विक अनुभाव क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव के बारे में अगर बात करें साथियों तो लिखिए, इसका संबंध हृदय से है। सबसे पहले लिखिए कि सात्विक अनुभाव का संबंध, इसका संबंध हृदय से है। इसका संबंध किससे है साथियों? हृदय से है। अतः ये व्यक्ति के वश में नहीं रहते, ये व्यक्ति के वश में नहीं रहते, वश में नहीं रहते, ये व्यक्ति के वश में नहीं रहते। जैसे अगर बात करें साथियों शरीर का पुलकित हो उठना या रोमांच में खोए खड़े हो जाना आदि साथियों सात्विक अनुभव होता है। ये इसका साथियों संबंध सीधे हृदय से होता है, ये व्यक्ति के वश में नहीं होता। जैसे कहा गया साथियों पुलकित अर्थात प्रसन्न होकर साथियों उठना या रोमांस में रोए खड़े हो जाना इत्यादि जो भाव उठते हैं साथियों, ये क्या? जैसे कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति का क्या हो जाता है, रोआ खड़ा हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं साथियों? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये भाव कहाँ से? हृदय से जागृत होता है, हृदय से उत्पन्न होता है। ठीक, इसके यह साथियों व्यक्ति के वश में नहीं होता कि व्यक्ति इसे रोक लेगा। ठीक, ये साथियों हम लोगों ने अनुभव के 4 भेद के बारे में हम लोगों ने जाना। कौन कौन सा? कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। ठीक, अब आगे हम चर्चा करेंगे साथियों रस का जो अंतिम अंग है जिसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। रस का जो अंतिम अंग है जिसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। ठीक, आप लोग इसे नोट करिएगा, मैं ऊपर तक मिटा रहा हूँ, यहाँ से नीचे का बचा हुआ है उसे आप लोग नोट नहीं किए हैं तो नोट करिएगा। एक एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो चौथा अंग होगा संचारी भाव। क्या पढ़ेंगे? संचारी भाव जानेंगे कि क्या होता है। संचारी भाव की बात करें साथियों तो लिखिए क्या होता है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को अस्थिर मनोविकारों को अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। क्या कहा गया साथियों? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं। कौन से? स्थिर नहीं रहते, जो मनोविकार स्थिर नहीं रहते उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। ठीक साथियों, इनके द्वारा अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है
इसमें क्या कहा गया साथियों कि इसके द्वारा या इनके द्वारा साथियों क्या किया जाता है, अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है। अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है। और तीव्र हो जाता है। ठीक साथियों, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसके द्वारा अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है। साथियों, संचारी भाव की संख्या की अगर बात करें तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 33 है। संचारी भाव की कुल संख्या संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। ठीक, संचारी भाव की अगर बात करें साथियों तो कुल संख्या कितनी है, 33 है। ये कौन कौन सी है साथियों, इसे हम लोग जानेंगे। पहला है साथियों निर्वेद। निर्वेद, ग्लानि, शंका। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, जड़ता। उसके बाद साथियों उग्रता, आठवां होगा दैन्य, नौवां होगा साथियों विबोध, और 10वें नंबर पे होगा साथियों स्वप्न, होगा साथियों। 11 नंबर होगा अपस्मार, गर्व, मरण, और होगा साथियों आलस्य, आगे होगा 15 नंबर पे अमर्ष निद्रा, अवहिता, उत्सुकता, क्या होगा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, उन्माद, शंका, स्मृति, 22 नंबर पे होगा साथियों मति, व्याधि, शंका नहीं होगा साथियों, संन्यास होगा, आगे क्या होगा, लज्जा, हर्ष, श्रम,
उसके बाद साथियों क्या होगा, विषाद, क्या होगा, विषाद, विषाद, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों, संचारी भाव की कुल कितनी संख्या होती है, संचारी भाव की कुल कितनी संख्या होती है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। विषाद, उसके बाद क्या होता है, धृति, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, चिंता और अंतिम क्या है, वितर्क। ये सभी साथियों क्या हैं, संचारी भाव हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर जो मनोविकार होते हैं, स्थिर नहीं होते, उन्हीं को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है साथियों, अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है, अस्थाई भाव जो होता है इसमें और तीव्र हो जाता है। ठीक साथियों, संचारी भाव की अगर कुल संख्या की बात करें, संचारी भाव की अगर हम कुल संख्या की बात करें साथियों, तो संचारी भाव की कुल 33 संख्या होती है। कितनी, 33 संख्या होती है। कौन कौन सी, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, जड़ता, उग्रता। ठीक, दैन्य, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, अवहिता, उत्सुकता, उत्सुकता जो होती है, उत्माद होता है, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संन्यास, लज्जा, दर्श। लज्जा के बाद क्या होता है साथियों, हर्ष होता है। क्या होता है, लज्जा, ये साथियों हर्ष है। हर्ष, श्रम, विषाद, धृति, ध होगा साथियों, ये ध है, याद रखिएगा, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ये सभी साथियों क्या है, संचारी भाव की कुल संख्या है। टोटल 33 संचारी भाव हुआ करते हैं। ठीक, ये आपसे कभी एग्जामिनर पूछ लेगा कि संचारी भाव की कुल कितनी संख्या है। ठीक, तो 33 है। इसे कभी कभी आप लोगों को पता भी होता है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर पूछता है कि निम्न में से कौन संचारी भाव है, निम्न में से कौन संचारी भाव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक साथियों, ये हम लोगों ने जाना। ठीक साथियों, अब हम लोग ये रस से संबंधित साथियों जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। ठीक है, अब हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग किसके बारे में, रस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही अत्यंत आवश्यक और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। ठीक, इसे आप लोग नोट करिएगा। अब हम लोग साथियों सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। श्रृंगार रस क्या होता है, सबसे पहले साथियों हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस के बारे में हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले साथियों आपको बताएं, क्या बताएं, आचार्य भोजराज ने साथियों श्रृंगार रस को रसराज भी कहा। आप लोग सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करिए कि आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को, लिखिए, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को, श्रृंगार को आचार्य भोजराज ने
श्रृंगार को रसराज कहा। आचार्य भोजराज ने साथियों श्रृंगार को क्या कहा? रसराज कहा। साथियों यही एक ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित होते हैं। इसमें साथियों क्या होते हैं? अन्य रसों के साथियों संचारी भाव समाहित होते हैं। लिखिएगा यहाँ, इसमें अन्य रसों के संचारी भाव, अन्य रसों के संचारी भाव समाहित होते हैं। अन्य रसों के संचारी भाव क्या होते हैं? समाहित होते हैं। किस में? श्रृंगार रस में ही साथियों जो अन्य रसों के संचारी भाव होते हैं वो इसमें समाहित होते हैं। श्रृंगार रस का साथियों आधार अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण से है, जिसे काव्यशास्त्र में रति अस्थाई भाव कहते हैं। श्रृंगार रस के साथियों अगर बात करें तो इसका आधार क्या माना गया? स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण। श्रृंगार रस का साथियों आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण माना गया। स्त्री पुरुष का साथियों जो आकर्षण होता है इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक साथियों, जिसे साथियों काव्य शास्त्र में रति अस्थाई भाव कहते हैं, जिसे काव्य शास्त्र में साथियों कहाँ काव्य शास्त्र में रति अस्थाई भाव कहते हैं। रति अस्थाई भाव कहते हैं। इसे साथियों काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं? रति अस्थाई भाव कहते हैं। साथियों जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति अस्थाई भाव आस्वाद हो जाता है तो उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। अब जानिए कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। ये तो श्रृंगार रस से संबंधित अभी तक जानकारी थी। ठीक, अब श्रृंगार रस कहते किसे हैं इसे हम लोग जानते हैं। श्रृंगार रस की कुल मिला के परिभाषा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति अस्थाई भाव रति अस्थाई भाव साथियों आस्वाद हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं साथियों? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से
कौन सा साथियों अस्थाई भाव? रति अस्थाई भाव। रति क्या होता है यह भी आप पढ़ चुके हैं। जब रति अस्थाई भाव साथियों उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं साथियों? उसी को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। रति की फिर से बात करें अगर हम आपको याद दिलाएं तो स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाला प्रेमपूर्ण अनुराग रति अस्थाई भाव को जन्म देता है। रति क्या होता है साथियों? मैंने बताया आपको कि जब स्त्री और पुरुष जब स्त्री और पुरुष साथियों एक दूसरे के प्रति, जब स्त्री और पुरुष के बीच एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाला प्रेमपूर्ण अनुराग उत्पन्न होता है तो वही रति अस्थाई भाव को जन्म देने का काम करता है। ठीक साथियों, इसमें साथियों अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस में अगर बात करें तो श्रृंगार रस में अगर बात करें साथियों तो अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव रति होता है। अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। और इसमें अगर बात करें साथियों आलंबन विभाव किसका होता है? आलंबन विभाव नायक और नायिका की, नायक और नायिका का क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। और साथियों इसमें उद्दीपन जो विभाव होता है क्या होता है? आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी रात, भ्रमर गुंजन, पक्षियों का गुंजन आदि जो होता है साथियों ये क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है। ठीक साथियों, क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है। अब अगर साथियों इसमें हम संचारी भाव की बात करें, किसके? श्रृंगार रस में हम अगर संचारी भाव की बात करें तो इसमें हर्ष आता है, जड़ता इसके अंतर्गत आता है, निर्वेद आता है, अभिलाषा आती है, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद, ये सभी कौन से होते हैं? ये सभी इसके संचारी भाव होते हैं। क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। साथियों अगर बात करें इसमें हम इसके अंतर्गत अगर बात करें संयोग श्रृंगार की, इसके अंतर्गत साथियों श्रृंगार दो प्रकार का होता है। श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। क्या होता है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की अगर बात करें साथियों सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? संयोग श्रृंगार के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों श्रृंगार रस में सुखद व दुखद दो प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के साथियों सुखद और दुखद दो प्रकार की अनुभूतियाँ की गई हैं, जिसके आधार पर इसके दो भेद बताए गए। कौन कौन से? एक संयोग, एक वियोग। ठीक, संयोग जो होता है यह सुखद को अनुभूत कराता है और वियोग जो होता है यह दुखद की अनुभूत कराता है। ठीक साथियों, यहाँ संयोग का अर्थ साथियों सुख की प्राप्ति करना। संयोग का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति करना, सुख की प्राप्ति करना अर्थात खुशहाली की चर्चा यहाँ पे होगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ कहा गया साथियों कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावहि गीत सबे मिली सुंदरी वेद, जुआ जोरी विप्र पढ़ाही। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? आगे और कहा गया, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। ये तुलसीदास जी कहते हैं। इसमें साथियों इस पद में अस्थाई भाव क्या है? रति है। राम क्या है साथियों? अस्थाई भाव जो है वो क्या है? रति है। राम इसमें आलंबन, सीता आश्रय, नग के पकड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है साथियों, और उस प्रतिबिंब को देखना अर्थात हाथ टेकना साथियों अनुभाव है, और हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। अतः इस पद में साथियों क्या है? संयोग है। फिर से देखिए हम लिखते हैं क्या कहा गया? कहा गया कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने,
दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलहि सिय सुंदर मंदिर माही, दुलहि सिय सुंदर मंदिर माही, मंदिर माही गावत गीत सबय मिली सुंदर, गावत गीत सबय मिली सुंदर, मतलब सुंदर सुंदर गीत सभी लोग मिलके गा रही हैं। सुंदर वेद, सुंदर वेद जुआ जोरी विप्र पढ़ाही, जुआ जोरी विप्र पढ़ाही, पढ़ाही। ठीक, आगे कहा गया साथियों, राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग परछाई। ठीक, कंकन के नग परछाई। ठीक साथियों, आगे कहा गया, याते सबे सुधि भूल गई, याते सबे सब भूल गई, सब भूल गई, कर टेक रही, कर टेक रही, पल टारत नाही, पल मतलब पलक, पल टारत नाही। क्या कहा गया साथियों, ये द है, ठीक, याद रखिएगा, सॉरी एक सेकेंड, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलहि सिय सुंदर मंदिर माही, मंदिर माही गावत गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जवा जोरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबय सब भूली गई, कर टेक रही, पल टारत नाही, पल टारत नाही मतलब पलक हटा नहीं रही, पल टारत नाही। ठीक साथियों, इसमें अगर बात करें साथियों तो अस्थाई भाव इसमें क्या दिया गया है, इसमें अगर बात करें तो अस्थाई भाव रति होगा, अस्थाई भाव क्या होगा, रति होगा, अस्थाई भाव क्या बात होगी इसमें, रति। राम साथियों आलंबन है, क्या है, राम आलंबन है, आलंबन की बात करें तो राम। और साथियों तीसरे अगर चर्चा करें हम लोग किसकी, आश्रय के, आश्रय नग के पढ़ने वाला साथियों राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है, आश्रय नग में पढ़ने वाला जो राम का प्रतिबिंब है वह उद्दीपन है, उद्दीपन जो होगा वो क्या होगा, राम का प्रतिबिंब होगा, राम का प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, उद्दीपन होगा। और इसमें अगर बात करेंगे साथियों, उस प्रतिबिंब को देखना अर्थात हाथ टेकना अनुभाव होगा, अनुभाव अगर बात करें इस साथियों चौपाई या दोहा में क्या कहा जाएगा, अगर अनुभाव की बात करें तो हाथ टेकना, हाथ टेकना अनुभाव होगा। और साथियों अगली अगर हम लोग बात करें
तो अनुभाव क्या होगा, हाथ टेकना, तथा हर्ष व जड़ता संचारी भाव है। संचारी भाव की बात करें अगर, तो इसमें हर्ष साथ ही साथ और जड़ता जो है यह क्या होगा, संचारी भाव होगा। अतः इस पद में क्या है साथियों, संयोग श्रृंगार है। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही श्री सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदर वेद, जवा जुर विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सब भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। इसमें साथियों अस्थाई भाव क्या है, रति है, चूंकि स्त्री पुरुष की बात की जा रही है। आलंबन राम की बात है। उद्दीपन साथियों राम का जो प्रतिबिंब है उसे उसकी बात की जा रही है। अनुभाव साथियों इसमें हाथ टेकने की बात की जा रही है। किसकी, हाथ टेकने की बात की जा रही है। और संचारी भाव इसमें क्या है, हर्ष और जड़ता दोनों इसमें है। संचारी भाव इसके अंतर्गत क्या है साथियों, हर्ष और जड़ता। अगली बात हम करेंगे साथियों वियोग रस की। अगली बात हम किसकी करेंगे, वियोग रस की। अभी हम लोग संयोग रस की चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग वियोग रस की चर्चा करेंगे। किसकी, वियोग रस की हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे वियोग रस। वियोग रस की अगर हम चर्चा करें तो साथियों एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक व नायिका के मिलन का अभाव विप्रलब्ध श्रृंगार होता है। क्या होता है, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका, अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव मिलन का अभाव जो है वह विप्रलंभ श्रृंगार होता है। विप्रलंभ श्रृंगार होता है। विप्रलंभ श्रृंगार होता है। वियोग रस में साथियों क्या होता है, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के प्रेम में बिल्कुल समाहित हैं, बिल्कुल कोई अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे के प्रेम में बिल्कुल अनुरक्त हैं, अर्थात डूबे हुए हैं, कह लीजिए, ठीक खोए हुए हैं। नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव, मतलब नायक हैं नायिका हैं, एक दूसरे के प्रेम में बिल्कुल डूबे हुए हैं, समाहित हैं, व्याप्त हैं, लेकिन उन दोनों लोगों का मिलन नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, उन दोनों लोगों का साथियों मिलन नहीं हो पा रहा है। तो उस मिलन का जो अभाव होता है वह विप्रलब्ध श्रृंगार होता है। क्या होता है, विप्रलब्ध श्रृंगार होता है। जैसे इसमें कहा गया साथियों, कहो राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनव किसानु, काल निशा समनिश सजवानु, कुबलय विपिंत कुंत बरसरिसा, बारिद तपत तेल जन बरिसा, कहे ते कछ दुख घटी होई, काई कहो न जानकी होई। यहाँ साथियों राम का सीता के प्रति जो प्रेम का भाव है, लिखिए ये साथियों कुछ लाइनें हैं, उसे हम लोग लिखेंगे। कहेव राम वियोग तब सीता, क्या कहेंगे साथियों, एक सेकेंड, दूसरा लिखते हैं साथियों। दूसरा उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं साथियों, निश दिन बरसत नयन हमारे, क्या कहते हैं, निश दिन बरसत नयन हमारे,
निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावन ऋतु, सदा रहित पावन ऋतु, सदा रहित पावन ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे, हम पे जब ते श्याम सिधारे, हम पे जब ते श्याम सिधारे। सूरदास जी ये कहते हैं, क्या कहते हैं? निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावन ऋतु, हम पे जब ते श्याम बिहारे। यहाँ पे क्या कहा साथियों? निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावन ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। यहाँ साथियों क्या है, जो पावन ऋतु है, यहाँ पे क्या है साथियों? पावन ऋतु का जो साथियों प्रेम है, या निस्दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात हमारे साथियों हमेशा ऐसा कौन सा दिन नहीं है जब हमारे नयनों से, हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। सदा रहित पावन ऋतु, हमेशा साथियों पावन ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। ठीक, हम पे क्या साथियों? जब ते श्याम सिधारे। ठीक, तो ये वियोग रस का एक उदाहरण था साथियों, छोटा सा वियोग रस का क्या था? एक उदाहरण था। श्रृंगार रस के साथियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ देखा, जाना और समझने का काम किया। ठीक साथियों, आगे हम लोग हास्य रस पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों? हास्य रस को पढ़ने का काम करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग हास्य रस को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। उसके बाद साथियों बार बार आप लोग क्लासों को रिवीजन करिएगा। ठीक, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और आगे की क्लास में साथियों हम लोग यही रस को आगे कंटिन्यू करेंगे, हास्य रस को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। 2-3 क्लासों में रस हम लोगों का समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर नए टॉपिक को शुरू करने का काम करेंगे। ठीक, तो क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सोशल मीडिया पैठ है, प्रत्येक जगह आप लोग साथियों, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, और उसके बाद साथियों आप अगर हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद साथियों अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।